प्यारे बच्चों, अब हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बचपन में आपने इसके बारे में पढ़ा है, हम क्विकली एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ when it goes from one transparent medium to another transparent medium is called as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमको जानना होगा। तो मान लो यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने लिए हैं, तो ये दो मीडियम मैंने लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ऊपर वाला जो मीडियम है उसको मैं मीडियम 1 बोल रहा हूँ, और जो नीचे वाला मीडियम है उसको मैं मीडियम 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, और मान लो ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये जो दूसरी रे मैं बना रहा हूँ इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रही है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे? बाउंड्री पे। सो दिस इज़ द इंटरफेस, इसको हम बोल सकते हैं इंटरफेस या बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको हम मीडियम 1 बोलते हैं, और जिस मीडियम को लाइट जा रही है उसको हम मीडियम 2 बोलते हैं। तो जो मीडियम 1 है इसको हम कभी कभी इंसिडेंट मीडियम भी बोलते हैं, और जो मीडियम 2 है इसको हम कभी कभी रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी बोलते हैं, क्योंकि इस मीडियम के अंदर जाके रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ए बी आपको दिख रही है, रे ए बी जो आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रे बी सी आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो एन आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है, और जो भी एंगल्स होते हैं वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही हम मेजर करते हैं। यानी ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई को यहाँ पे हम बोलते हैं, आई इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिफ्रैक्शन के अंदर में जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरर और डेंसर मीडियम। किस मीडियम को हम रेयरर मीडियम बोलते हैं और किस मीडियम को हम डेंसर मीडियम बोलते हैं? तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम जब भी मैं बोलूँगा तो ये वो मीडियम है जिसके अंदर वेव की वेलोसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, उसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे। और डेंसर मीडियम हम किसको बोलेंगे? डेंसर मीडियम हम उस मीडियम को बोलेंगे जिस मीडियम के अंदर वेव की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी जिस मीडियम के अंदर वेव की वेलोसिटी ज़्यादा, देखो लाइट भी तो एक वेव है, वेव की तरह वो ट्रैवल करती है। तो जिस मीडियम के अंदर लाइट वेव की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे, और जिसके अंदर वेव की वेलोसिटी कम होगी उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब देखो इसमें बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें, मान लो एयर और वाटर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? एयर और वाटर की। तो लाइट की वेलोसिटी एयर में ज़्यादा है और लाइट की वेलोसिटी वाटर में कम है। छोटा एरो बना रहा हूँ, मतलब कम है। ठीक है, तो इसका मतलब एयर जो है वो लाइट के लिए कैसा मीडियम होगा? रेयरर मीडियम होगा, और वाटर जो है वो लाइट के लिए डेंसर मीडियम होगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम डियर स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं ग्लास और वाटर को, तो मान लो मैं ले रहा हूँ ग्लास और वाटर को। ठीक है, तो ग्लास के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है और वाटर के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है, अगर इसको हम कंपेयर करें तो वाटर के अंदर फिर भी थोड़ी ज़्यादा है, ग्लास के अंदर तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों केस में अगर हम ग्लास और वाटर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कौन डेंसर और कौन रेयरर होगा? तो ग्लास और वाटर को कंपेयर करोगे तो ग्लास डेंसर होगा और वाटर
रेयरर होगा। यानी हम देख रहे हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में वाटर डेंसर था, पर इस वाले एग्जाम्पल में वाटर क्या हो गया, रेयरर हो गया। ऐसा क्यों हुआ डियर स्टूडेंट्स? हम किन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में हम एयर और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो एयर के सामने वाटर डेंसर है, और जब हम ग्लास और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं तो ग्लास के सामने वाटर रेयरर है। तो एयर के सामने वाटर रेयरर है, सॉरी एयर के सामने वाटर डेंसर है, लेकिन ग्लास के सामने वाटर रेयरर बन जाता है। ठीक है, तो जो डेंसर रेयरर जो हम बोलते हैं ना, कंपैरेटिव टर्म है ये। डेंसर मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेंसर, रेयरर मतलब किसके रिस्पेक्ट में रेयरर। तो इसीलिए हमको दो मतलब किसी ना किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हम किसी मीडियम को डेंसर बोलते हैं। जब हम बोल रहे हैं कोई मीडियम डेंसर है तो किसी ना किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में वो डेंसर है, और जब हम बोल रहे हैं कि कोई मीडियम रेयरर है मतलब वो किसी न किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाली बात है। अच्छा, तो अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं यहाँ पे कि ये जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए ये सारे लाइट वेव्स के लिए लिए, जो कुछ भी एग्जांपल्स हमने लिए किसके लिए, लाइट वेव्स के लिए लिए, ये सारे लाइट वेव्स के लिए एग्जांपल्स हमने लिए। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं बात करूँ साउंड वेव की, किसकी बात करूँ मैं, साउंड वेव की। अगर मान लो मैं बात करता हूँ साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स के लिए अगर हम बात करें तो साउंड वेव्स के लिए अगर मैं कंपेयर करता हूँ एयर को और वाटर को, तो अगर मैं साउंड वेव की बात करूँ तो साउंड वेव की वेलोसिटी एयर में कम होती है और साउंड वेव की वेलोसिटी वाटर में ज़्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा कि साउंड वेव के लिए एयर जो है वो डेंसर मीडियम बन जाएगा और साउंड वेव के लिए वाटर क्या बन जाएगा, रेयरर मीडियम बन जाएगा। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि लाइट वेव के लिए एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है, पर साउंड वेव के लिए उल्टा हो गया, एयर डेंसर बन गया और वाटर रेयरर बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी साउंड वेव की प्रॉपर्टी, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। और लाइट वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसीलिए एयर के अंदर जो है वो लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, पर एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि साउंड को ना मीडियम चाहिए होता है। मीडियम के मॉलिक्यूल्स जितने पास होंगे साउंड उतना फास्ट ट्रैवल करेगा। तो साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रैवल करता है और एयर में सबसे लीस्ट स्पीड से ट्रैवल करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए जब हम लाइट वेव्स की चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उस केस में जो रेयरर मीडियम होता है उसके साथ हम एक शब्द जोड़ते हैं, हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो है जिसके अंदर लाइट वेव की स्पीड कम हो, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो है जिसके अंदर लाइट वेव की स्पीड कम हो। ठीक है, एनीवेज, तो अब बार बार हम ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर शब्द बार बार नहीं प्रयोग करेंगे अब, क्योंकि ये चैप्टर ही लाइट के ऊपर है। तो जब भी मैं रेयरर बोलूँगा, जब भी मैं बोलूँगा रेयरर मीडियम, तो आपको समझ लेना है कि वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और जब भी मैं बोलूँगा डेंसर मीडियम तो समझ लेना वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, क्योंकि थ्रू आउट हम लाइट वेव की ही चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। आपको देखो इसी टाइप की चीज़ मैंने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाई थी कि रिफ्लेक्शन के दौरान कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं। वैसे ही अब हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं जो कांस्टेंट रह रही हैं और जो बदल रही हैं, इसको आप कंपेयर करें डियर स्टूडेंट्स। किससे कंपेयर करना है इसको आपको कंपेयर करना है रिफ्लेक्शन के साथ। आप कंपेयर करके देखें कि रिफ्लेक्शन में कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट और वेरिएबल थी और रिफ्रैक्शन में कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट और वेरिएबल थी। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आप जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन में वो चीज़ें जो कांस्टेंट रहती हैं उसमें से पहली है फ्रीक्वेंसी। याद रखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द सोर्स ओनली। जो सोर्स उस वेव को प्रोड्यूस कर रहा है उसी सोर्स पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता है। मीडियम बदल जाए फिर भी फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी के अंदर ही टाइम पीरियड भी छुपा हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट और साथ ही साथ जो है वो टाइम पीरियड को भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे फेज़ में भी कोई बदलाव नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे,
का जो फेज़ है, यानी इंसिडेंट रे का जो फेज़ है और जो रिफ्रैक्टेड रे का जो फेज़ है, दोनों का फेज़ सेम रहता है, इनके फेज़ में कोई बदलाव नहीं आता। हालांकि रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के फेज़ में पाई का यानी 180 डिग्री से चेंज आ जाता है, पर यहाँ पर फेज़ में कोई बदलाव नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हो जाती हैं रिफ्रैक्शन के दौरान। और इसमें हम देख रहे हैं पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ बदल जाता है रिफ्रैक्शन में डियर स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेवलेंथ बदल जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज़ डियर स्टूडेंट्स, ये सपोज़ ना एक मैंने ले लिया ग्लास स्लैब, ये क्या ले लिया है, ग्लास स्लैब ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक लाइट वेव बाहर से आ रही है मान लो, ठीक है। तो इनिशियली इसका वेवलेंथ ज़्यादा था, ये एयर के अंदर इसका वेवलेंथ ज़्यादा था, फिर से इधर एयर है। जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर होगी तो इसका वेवलेंथ घट जाएगा, ठीक है। और फिर ये बाहर जाएगी तो फिर से इसका वेवलेंथ उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, ठीक। तो हमने क्या देखा कि बाहर में एयर में इसका वेवलेंथ ज़्यादा था और ग्लास के अंदर इसका वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा था और ये, चलो मैं नीचे एरो दिखा देता हूँ, वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है। तो भाई वेवलेंथ ज़्यादा बाहर में एयर में और ग्लास के अंदर वेवलेंथ कम, यानी बाहर में वेलोसिटी ज़्यादा और ग्लास के अंदर वेलोसिटी कम। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशनशिप है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो रिलेशनशिप क्या है, देखिए हमने पढ़ा था किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव की वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। इस एफ को कुछ बुक्स में एन इंटू लैम्डा भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप सिंबल्स कुछ भी यूज़ कीजिए। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के दौरान क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो देखिए बाहर में वेवलेंथ ज़्यादा था तो वेलोसिटी भी ज़्यादा थी, और अंदर में वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी भी कम है, ठीक है। फिर बाहर गया, वेवलेंथ फिर से बड़ा हो गया तो वेलोसिटी फिर से उतनी होगी जितनी पहले थी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि स्पीड में क्यों बदलाव आ रहा है। स्पीड में इसलिए बदलाव आ रहा है क्योंकि वेवलेंथ में बदलाव आ रहा है, यानी कि अलग अलग मीडियम के अंदर में लाइट का वेवलेंथ अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है, ठीक है। और यही नहीं, इंटेंसिटी में भी बदलाव आता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है, वहाँ पर लाइट का कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा अंदर जाता है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है जो लाइट आ रही होती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जो लाइट अंदर जाती है उसकी इंटेंसिटी पहले से घट जाती है, क्योंकि सरफेस पे कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन के साथ साथ कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट भी हो जाती है लाइट, जिसके वजह से सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको बाहर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ज़रा कम मिलेगी और इंसिडेंट में इंटेंसिटी ज़रा ज़्यादा मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे डेविएशन की। तो रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ डेविएशन की भी बात आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अब तक मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है आप इसको कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप हेडिंग दे दें पहले तो, और सबसे पहले आप ये डेफिनेशन कॉपी डाउन कर लेंगे। ये डेफिनेशन आप कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स। एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद ये स्लाइड आप कॉपी डाउन कर लेंगे। एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर उसके बाद आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए डियर स्टूडेंट्स तो फिर आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। और इसके बाद फिर आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे आप डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर डेविएशन। तो देखो रिफ्लेक्शन में भी हमने डेविएशन की बात की थी और दो टाइप के डेविएशन वहाँ हमने देखे थे। सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन क्या होता है, और दो बार अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर डेविएशन क्या होता है वो हमने देखा। पहले केस में हमने देखा था 180 माइनस 2i, और दूसरे केस में हमने देखा था 360 माइनस 2 थीटा।
ये दो टाइप के डेविएशंस वहाँ पे हमने देखे थे। सिंगल मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला, और फिर 2 बार जब रिफ्लेक्शन हुआ 2 मिरर से डेविएशन क्या होता है, दोनों फॉर्मूला हमने देखे थे। ठीक है, अब आओ देखते हैं रिफ्रैक्शन में डेविएशन क्या होता है। तो हम इसमें पहला केस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, तो इसमें लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है। ठीक है, तो हम आराम से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, दिस इज़ आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल है, दिस इज़ आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट जाना किधर चाहती थी, तो ये जो इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही थी, ये इंसिडेंट रे इधर जाना चाहती थी प्यारे बच्चों, ये इधर जाना चाहती थी, लेकिन उधर जा नहीं पाई और वो इस तरह से ना बेंड हो गई, इतने एंगल से बेंड हो गई वो। ठीक है, सॉरी, वो इंसिडेंट रे वो जाना चाहती थी इधर, पर उधर जा नहीं पाई और वो इतने एंगल से बेंड हो गई। तो इतने एंगल से बेंड हुई, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर यहाँ हम ये डेल्टा की वैल्यू निकालनी चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंप्लीट एंगल आई है तो ये कंप्लीट एंगल भी आई होगा। ठीक है, और अगर हम डेल्टा निकालना चाहते हैं तो आई में से आर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये आई में से ये आर अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको डेल्टा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो हो जाएगा आई माइनस आर। इस तरह से हम इस केस में डेविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सेकंड केस देखें डियर स्टूडेंट्स, सेकंड केस में लाइट किधर जाना चाहती थी, इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर जा रही है, यानी ये लाइट बेसिकली इधर जाना चाहती थी। ठीक, तो ये लाइट बेसिकली इस तरह से जाना चाहती थी, लेकिन ये इधर जा नहीं पाई। ये लाइट जाना चाहती थी ऐसे, पर जा नहीं पाई और ये इतने एंगल से बेंड हो गई। तो यही हमारा क्या है, डेल्टा डेविएशन है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हम डेविएशन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो आप अगर ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो अगर इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता हूँ तो फिर ये भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है एक। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली अगर ये एंगल आर है तो फिर यहाँ पर अच्छा ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि दिस एंगल इज़ नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हमारा हो जाएगा आर माइनस आई, आर माइनस आई, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा। ठीक है, तो अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ डेल्टा है आई माइनस आर और यहाँ डेल्टा है आर माइनस आई। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, हमारे डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसको इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस आर। ठीक है, यानी कि डेल्टा का मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा ना, डेल्टा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डेल्टा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई माइनस आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि 4 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड बोलो या 2 माइनस 4 का मैग्नीट्यूड बोलो, वो तो 2 ही होने वाला है, सेम ही होने वाला है, विच इज़ नथिंग बट डेल्टा का मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन जनरल हम चाहें तो इस फार्मूला को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो यही था हमारा डेविएशन। ठीक है, तो डिस्टेंस आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करेंगे आप, ये स्लाइड कॉपी करेंगे और उसके बाद आप पॉज करके ये भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ये शब्द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलग अलग सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ बुक्स में ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये है म्यू, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, म्यू बोल के पढ़ते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं डिस्टेंस को, तो दिस इज़ कॉल्ड एज म्यू। ठीक है, कुछ बुक्स में इसके लिए एन सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ बुक्स में इसको ऐसा लंबा वाला ईटा भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग सिंबल्स आपको देखने को अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे सिंबल म्यू यूज़ करेंगे। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो आओ देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देखो इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन velocity of light in that medium, यही मीडियम यहाँ ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको सिम्बॉलिकली मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई सिम्बॉलिकली इफ़ आई राइट इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, m लिखा मतलब मीडियम, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ c, क्योंकि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसका सिंबल क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं c, और c की वैल्यू भी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वही चीज़ इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, c, और नीचे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़। तो से फॉर एग्जांपल इफ़ आई से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी यहाँ जो मीडियम है उसी मीडियम में हमको देखना है कि लाइट की वेलोसिटी क्या है उस मीडियम में, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई अलग अलग मीडियम के अंदर, क्योंकि यहाँ जो मीडियम लोगे ये उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो हमको पता है कि अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है। जैसे यहाँ दिखा देता हूँ मैं, अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। ऊपर वाली चीज़ फिक्स है, यानी ये c की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ ये नीचे वाली वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो है, वेलोसिटीज़ का रेशियो, ठीक है। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके थ्रू हमको क्या समझ में आता है बेसिकली, वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस। तो देखो ये जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम, इसी फार्मूला को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ नथिंग बट c अपॉन Vm, ठीक है। अब अगर हम इस फार्मूला को बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो c हमारा है, ये c तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर c कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, बोल सकता हूँ मैं ऐसा। यानी पता ये चला कि जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमको क्या पता चला कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होगा, है ना, वो कैसा मीडियम कहलाएगा। अच्छा एक मिनट, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर, उसमें लाइट की वेलोसिटी लेस, उसमें लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर उसमें लाइट की वेलोसिटी लेस, ठीक। मतलब वो मीडियम कैसा मीडियम होगा, वो एक डेंसर मीडियम होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो एक डेंसर मीडियम कहलाएगा,
और सिमिलरली जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होने का मतलब क्या है कि उस मीडियम के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या है, मोर है। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी जिस मीडियम में ज़्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आप ये पहला वाला आप एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी अगर किसी मीडियम में कम है लाइट की तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब कि ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। और ये कौन सा मीडियम हो गया, ये हमारा हो गया रेयरर मीडियम, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली हमको पता चलता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और जो वाटर है म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। अब इस डेटा से आप क्या बोल सकते हैं कि कौन डेंसर है और कौन रेयर है इन दोनों में। तो हम समझ चुके हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, यानी वो एक डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब वो एक रेयरर मीडियम होगा। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, यानी ग्लास और वाटर को कंपेयर करें, तो उसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब ये डेंसर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब ये एक रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़। वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिकली हमको ये पता चलता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पता चलता है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। यानी बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। तो उम्मीद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कभी कभी साथ में एयर भी बोल देते हैं, एयर और वैक्यूम दोनों में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और वही अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह की बात है। तो आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक, ऐसा लिखो या पूरा ग्लास लिख दो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने ऐसा लिख दिया है तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, और अगर मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सपोज वाटर, तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वहाँ कौन छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है वैक्यूम। ठीक, तो इसको ऐसा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, और इसको कैसा पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो
इसको हम ऐसा लिखें या सिंपली ऐसा लिखें? यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो क्या है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो ये बार बार इस तरह से वैक्यूम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़ दिया मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में है? बाय डिफ़ॉल्ट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हमारा कहलाता है रिलेटिव। यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको किस तरह से पढ़ते हैं मैं आपको अगले पेज पर लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, तो ये कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। ठीक है, या नहीं तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक, लेकिन वही अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किस तरह से पढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, या नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ये ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि ये किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और ये उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें। ठीक है, ये तो आप कर चुके होंगे ना, ये वाला स्लाइड और ये वाला स्लाइड तो आप कर चुके होंगे मेरे ख्याल से कॉपी। तो आप ये वाला स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो इसके बाद आप ये वाली स्लाइड भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ये स्लाइड भी कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके हमको बताई हैं, और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमको बाय हार्ट याद कर लेना है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कौन सी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, अगर फ्रैक्शन में देखोगे तो, और डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.5। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक, उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है डियर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में देखोगे तो 4/3, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.33 होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.00 समथिंग है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम 1.002 समथिंग है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। समझ आ रही है? अरे देखो, वैक्यूम मतलब वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम तो 1 ही होगा, और एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम भी 1 ही होगा। ठीक है, देखो ना, बात समझाता हूँ मैं आपको। जब मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसका मतलब क्या है? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसका मतलब क्या है? C अपॉन, देखो जनरल फार्मूला से बताता हूँ। जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ नथिंग बट C अपॉन VM, ये हमने पढ़ा था। तो वही मैं एयर के लिए लिख रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ नथिंग बट C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर भी तो अप्रॉक्सीमेटली C के ही इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये अल्टीमेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए हम इसको भी 1 लिखते हैं और इसको भी 1 लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, और इस तरह की बात है, अगर मान लो मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, ठीक है, तो सपोज़ मैं इस तरह से एक सवाल करता हूँ आपको कि सपोज़ उसने एक क्वेश्चन दिया हमको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है। ठीक है, तो बताइए कि लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर क्या होगी। सवाल समझ में आ गया आपको? ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, पूछा कि बताइए लाइट की वेलोसिटी ग्लास के अंदर क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे? तो कुछ नहीं, हमें तो फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या पता है हमें कि
जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये मीडियम है और ये भी मीडियम है, ठीक है, ऊपर c है क्योंकि यहाँ वैक्यूम है तो यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं ना, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूँगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू जी। तो ये c की वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है म्यू जी क्या है 1.5। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो इसको मैं जिस यूनिट में रखूँगा ये भी हमको उसी यूनिट में मिल जाएगा क्योंकि नीचे वाले का तो कोई यूनिट है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप तो दो स्टेप और करना है बस हमको यहाँ पे। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 2 टाइम्स कर लेंगे हम, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि ग्लास में वेलोसिटी कम है लाइट की और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो हमको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, ये 1.5 मिल जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ नथिंग बट c अपॉन वी जी। अब देखो c क्या है, c है 3 × 10⁸ और वी जी क्या है 2 × 10⁸। तो ये कट कुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 1.5 आ जाएगा, यानी म्यू जी क्या आ जाएगा 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 1.5। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये तो अलग से बस ऐसे एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। तो इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बहुत ही एक प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर देखो जब मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये इसको लिखने का मेथड है। तो जब मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कहाँ देख चुके हैं, यहाँ हम देख चुके हैं डिस्टेंस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के सामने वेलोसिटी ऑफ वाटर रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखने का मेथड है, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा निकलता है। अब चलो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो अगर उसने बोला कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब है वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, ठीक है। तो एनीवेज अब इस पूरे की ज़रूरत नहीं है हमको, इतने से ही काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको पता है और वो हमारा है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी हमें पता है, वो हमारा है 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 × 3/4, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 9/8। अब हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो जो भी रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये जो भी रेशियो होगा इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, दिस रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, इजंट इट। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ी कुछ तो वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वही मैं तुमको बोलूँ कि हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये उसका उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ये क्या था, ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो है 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो है 3/2। अल्टी पल्टी कर दो तो 4/2 × 2/3, तो ये क्या होगा, ये होगा 8/9। जाहिर सी बात है उसका उल्टा हो गया,
यानी पता ये चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज़ नथिंग बट 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इजंट इट? यही हो गया ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो ये 8/9 आया है और पिछले केस में क्या आया था, ये 9/8 आया था। ठीक है, तो अगर मैं 1/9/8 कर दूं तो मुझे 8/9 मिल जाएगा ना, वही बात है। तो एक ये रिलेशनशिप भी आपको यहाँ से पता चली। एनीवेज, तो अब मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो अल्टीमेटली हमें जो रिज़ल्ट मिला यहाँ पे, ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है, यानी हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो हमारा यहाँ निकल के आया है ये 8/9, हम बोल सकते हैं इट इज़ नथिंग बट लेस देन 1। क्यों भाई? क्योंकि 8/9 को सॉल्व करो, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई डिस्टेंस? तो इस तरह की बात है। और अगर मैं वही बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या होगा? ये होगा μg अपॉन μg जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देख रहे हैं? इक्वल टू 1 देख रहे हैं। यानी हमको पता ये चला, अगर हम कंपेयर करें डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर करें, तो अगर मैं एक तरफ लिखूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर हम दोनों को कंपेयर करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज नथिंग बट c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जनरल फार्मूला था एब्सोल्यूट, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये वैक्यूम है। ठीक, तो ये जनरल फार्मूला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो, किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा कम ही होगी, यानी जनरली ये c बड़ा होगा और ये vm छोटा होगा, यानी ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होने वाला है। यानी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ एनी मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? आप देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ, इधर चलो, आप स्टेबल में चलो। ये देखो, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 1 से बड़ा है। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये भी 1 से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और जोड़ देता हूँ, एक मैं यहाँ लिखना भूल गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये सबसे ज़्यादा होता है अमंग ऑल दी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं उन सब में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 2.4। ठीक, तो आप देखिए डायमंड का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी 1 से बड़ा है, वाटर का भी 1 से बड़ा है, ग्लास का भी 1 से बड़ा है। और तो हम देख रहे हैं कि कोई भी मीडियम हम ले लें, वाटर, ग्लास, डायमंड, दिस दैट, कुछ भी ले लो, सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी केसेस में किसी भी मीडियम में, जैसे कि हमने ग्लास के लिए अभी क्या देखा था, देखो स्पीड ऑफ लाइट हमने वैक्यूम में 3 × 10⁸ देखा था, और ग्लास के अंदर क्या देखा था? 2 × 10⁸। तो ये कट गया था और अल्टीमेटली ये रेशियो 1.5 आया था। यानी हम देख रहे हैं कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो वैक्यूम से तो कम ही होगी ना, यानी ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी और ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम से कम ही होगी, यानी ये नीचे वाला टर्म हमेशा छोटा होगा और ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो रेशियो है, यानी ये जो रेशियो है, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमेशा 1 से बड़ा होता है, और अगर वैक्यूम का वैक्यूम के साथ लोगे तो 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो अभी मैंने आपको प्रूव किया ये बात कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 भी हो सकता है, ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर दैन 1 भी हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो सकता है? 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कैन बी ग्रेटर और लेस और इक्वल टू 1। ठीक, पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 1। पर ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है और 1 के
इक्वल भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई हो। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स।